हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेनली कोलिनर्जिक सिस्टम में जो भी हमारी ड्रग्स यूज होती है। ठीक है, मेनली हम जो पढ़ रहे थे वो था हमारा ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर दो हमारे होते, एक तो कोलिनर्जिक सिस्टम, दूसरा हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम। ठीक है, कोलिनर्जिक सिस्टम में हमारी जो ड्रग्स यूज होती हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, कोलिनर्जिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या बताया था कि दो तरीके की ड्रग्स काम करेंगी, एक तो वो जो एक्शन को बढ़ाएंगी और एक वो जो एक्शन को घटाएंगी। ठीक है ना, तो दो तरीके की ड्रग्स हमारी काम करेंगी, एक तो वो जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स है, दूसरी हमारी पैरासिम्पैथोलिटिक्स। ठीक है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स क्या करेंगी? जैसे मान लीजिए जो भी ट्रांसमीटर या जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, ठीक है, उसी के एक्शन को वो क्या करेंगे, उसी की तरह सिमिलर एक्शन परफॉर्म करेंगी, उसके एक्शन को बढ़ाएंगी। यही हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स का काम है। जो हमारी पैरासिम्पैथोलिटिक्स है वो क्या करेंगी, एंटी हो जाती है। ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हो जाती है। मींस जो भी कोलिनर्जिक सिस्टम का जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उसके एक्शन को ये क्या करेंगी, इनिबिट करेंगी। ओके, आज हम मेनली पढ़ेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स के बारे में। देखिए, कोलिनर्जिक सिस्टम में या हम कहें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हमारा मेजर न्यूरोट्रांसमीटर क्या था? पिछले लेक्चर को अगर किसी ने नहीं देखा है तो वहां पर देख लीजिए, वहां पे आपको सारी चीजें पहले समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए जो कोलिनर्जिक सिस्टम है वहां पे जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में वो है हमारा एसिटाइलकोलिन मींस ACH। ओके, अब ये जो ACH है वो कहां से सिंथेसाइज होता है? एसिटाइलकोलिन एंजाइम प्लस कोलिन से। अब ये कोलिन कहां से सिंथेसाइज होता है? ये हमारा सेरीन एमिनो एसिड है। ठीक है, वहां से ये सिंथेसाइज होता है। देखिए, ये कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग है। अब यहाँ पर कैसे पूरे ACH की मैकेनिज्म है वो हम यहाँ पर आराम से देखते हैं। देखिए, ये क्या है? कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग है। यहाँ पर ये कोलिन प्लस एसिटल को एंजाइम। ठीक है, ACH कहां से सिंथेसाइज होता है? एसिटल कोलिन एंजाइम प्लस कोलिन से। ठीक है, तो ये कोलिन प्लस एसिटल को एंजाइम है, ये आपस में जुड़ेंगे। ये क्या होंगे? आपस में जुड़ेंगे। किसकी प्रेजेंस में? चैट मींस कोलिन एसिटल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में ये आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे? ये ACH मींस एसिटाइल कोलिन, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर था वही ये बनाएंगे। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? चैट मींस कोलिन एसिटल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में ये क्या बनाएंगे? एसिटल कोलिन बनाएंगे। अब ये एसिटल कोलिन जो है कहां जाकर के? सिनेप्टिक वेसिकल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। ये क्या है हमारी? ये है हमारी सिनेप्टिक वेसिकल। ये एसिटाइलकोलिन यहां पर जाकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन होगी उस कंडीशन में ये एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा और मस्कैरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर, ये दो रिसेप्टर कोलिनर्जिक जो हमारा सिस्टम है उसमें दो रिसेप्टर हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो कोलिनर्जिक रिसेप्टर हमारे होते हैं, एक तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर, दूसरा हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर। अब ये ACH जो है एसिटाइलकोलिन, ये जाकर के मस्कैरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर में जाकर के काम करेगा। ओके, अपने टारगेट सेल में टारगेट रिसेप्टर में काम करेगा। और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा ACH है, जो हमारा बचा हुआ एक्स्ट्रा एसिटाइलकोलिन है, वो मेटाबोलाइज होकर के, ठीक है, वो मेटाबोलाइज होकर के कोलिन स्टीरियज की प्रेजेंस में कोलिन प्लस एसिटेट के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, मेटाबोलाइज होकर के ACH क्या बन जाएगा? कोलिन प्लस एसिटेट बन जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? कोलिन स्टीरियज। यहाँ पे एसिटल कोलिन स्टीरियज है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी प्रेजेंस में इस फॉर्म में ये टूटकर बन जाएगा। अब यही जो कोलिन है ये वापस से रीअपटेक हो जाएगा, मींस ये वापस से जाएगा और फिर से यहाँ पे ये जो कोलिन आ रहा है ना, ये यहीं से आ रहा है, यहाँ पे ये मेटाबोलाइज हो जाता है और यही कोलिन हमारा वापस से रीअपटेक हो जाता है। ठीक है, और सोडियम को ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये अंदर हमारी कोलिनर्जिक नर्व में फिर से पहुंचता है और इसके बाद दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट होती है। ये चीज समझ में आई? देखिए, जो ये ACH यहाँ रिलीज होता है ना, वो किस प्रोसेस के द्वारा रिलीज होता है? एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। किस प्रोसेस के थ्रू? एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। यहां पर कौन सा एलिमेंट या सब्सटेंस काम करता है? कैल्शियम की प्रेजेंस में। ठीक है, कैल्शियम की प्रेजेंस में ये हमारा
रिलीज होता है। ये जो ACH है हमारा सिनेप्टिक वेसिकल से एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा कैल्शियम की प्रेजेंस में ये हमारा रिलीज होता है और अपने रिसेप्टर में काम करता है। जो बचा हुआ एक्स्ट्रा ACH है वो हमारे कोलिन प्लस एसिटेट के फॉर्म में टूट जाता है। किसकी प्रेजेंस में? कोलिन, एसिटल कोलिन स्टीरियस की प्रेजेंस में, और वो वापस से रीअपटेक होकर फिर से कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में जाता है और अगेन वही प्रोसेस हमारी रिपीट होती रहती है। ये चीज आपको समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारी जो रेड कलर से लिखी हुई है और माइनस का साइन बना हुआ है, ठीक है, ये मेनली इनहिबिशन का काम कर रहे हैं। मीन्स जो भी चीज हम जहां भी ये माइनस का साइन है ये इंडिकेट करता है इनहिबिशन को, ठीक है। एसिटाइल कोलिन को सिनेप्टिक वेसिकल में जाने से रोकने के लिए हम कौन सी देंगे ड्रग? वेसामिकॉल देंगे, ठीक है। कौन सी देंगे? वेसामिकॉल। अगर ACH जो है सिनेप्टिक वेसिकल्स में जाने के लिए, देखिए वो सिनेप्टिक वेसिकल में जाएगा नहीं, इतनी प्रोसेस होनी ही नहीं है, ठीक है। अगर हमें ये रोकना है कि एसिटाइल कोलिन हमारा सिनेप्टिक वेसिकल में ना जाए तो उसके लिए हम देंगे वेसिमाकॉल, ठीक है। इसके बाद दूसरी ड्रग हमारी क्या है? बोटुलिनियम टॉक्सिन ड्रग। मीन्स जो भी हमारी सिनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होती है ड्रग, ठीक है, सॉरी, जो भी हमारा ACH है वो रिलीज होता है कहाँ से? नर्व एंडिंग से ये रिलीज होता है। कहाँ पे काम करता है जाकर के? मस्कैरेनिक रिसेप्टर या निकोटिनिक रिसेप्टर में काम करता है जाकर के। तो वहां पे रिलीज होने को रोकने से, अगर ये रिलीज ही नहीं होगा तो बाकी की प्रोसेस नहीं होनी है, ठीक है। तो रिलीज ना हो इसके लिए हम क्या दे देंगे वहां पे? बोटुलिनियम टॉक्सिन ड्रग दे देंगे। मीन्स ये यहाँ पर काम करेगी और बाहर जाके इसका मेटाबॉलिज्म या फिर कुछ होगा ही नहीं, ये हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो ये बोटुलिनियम टॉक्सिन ड्रग हम किसके लिए देंगे? ताकि ड्रग का ACH का रिलीज ना हो, ओके। वेसिकल से रिलीज ACH को इनहिबिट करने के लिए हम बोटुलिनियम टॉक्सिन ड्रग देते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी क्या है? हेमिकोलिनियम। ये जो रीअपटेक हो रहा है, कोलिन का जो रीअपटेक हो रहा है, ठीक है, ये कोलिन है, ये रीअपटेक हो रहा है हमें और यही हमारा क्या है? रेट लिमिटिंग स्टेप है। अगर कोई पूछता है कि इस कोलिनर्जिक मैकेनिज्म में जो कोलिनर्जिक न्यूरोनल मैकेनिज्म है इसका रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है? तो यही रेट लिमिटिंग स्टेप है, ओके। जो रीअपटेक है कोलिन का वही रेट लिमिटिंग स्टेप है। सो ये जो हमारा कोलिन प्लस एसिटेट बना, ये कोलिन हमारा रीअपटेक होगा और इस रीअपटेक को रोकने के लिए हम क्या दे देंगे? हेमिकोलिनियम दे देंगे। ये चीज क्लियर हो गई आपको? अब हम चाहते हैं कि ACH जो भी हमारा एसिटाइल कोलिन है वो मेटाबोलाइज ना हो, ठीक है, वो क्या ना हो? मेटाबोलाइज ना हो। तो हम उसके लिए इसको रोकना होगा, ठीक है। यही तो मेटाबोलाइज, इसी एंजाइम की प्रेजेंस में तो मेटाबोलाइज हो रहा है ना हमारा ACH। तो हम चाहते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म इसका ना हो, तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे? एंटीकोलिनस्टीरियज दे देंगे। मींस जस्ट इसी के अपोजिट दवा, ठीक है, ताकि ये कोलिनस्टीरियज को क्या कर दे? इनहिबिट कर दे। एंटीकोलिनस्टीरियज जो देंगे हम, वो कोलिनस्टीरियज को क्या करेगा? हमारे इनहिबिट कर देगा, जिससे हमारा जो ACH निकला उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है, वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, वो मेटाबोलाइज नहीं होगा और हमारा ये सब कुछ नहीं बनेगा। ये चीज समझ में आ गई कौन सी ड्रग कहाँ देनी है? चलिए अब समझिए। हेमिकोलिनियम ड्रग क्या करता है? इनहिबिट रीअपटेक ऑफ कोलिन। वेसामिकॉल ड्रग हमारी इनहिबिट ट्रांसपोर्ट ऑफ ACH इनटू सिनेप्टिक वेसिकल्स एंड बोटुलिनियम टॉक्सिन हमारी इनहिबिट रिलीज ऑफ ACH फ्रॉम वेसिकल, जो मैंने आपको अभी मैकेनिज्म में समझा दिया है, ठीक है। अब दो तरीके के कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं हमारा, एक तो मस्कैरेनिक रिसेप्टर, दूसरा हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर। अगर हम मस्कैरेनिक रिसेप्टर के सेलेक्टिव एगोनिस्ट की बात करें, ये क्या है? सेलेक्टिव एगोनिस्ट की बात करें, मींस जो कि सिलेक्टिव एगोनिस्ट का मतलब मेनली किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर, जैसे जो हमारे मस्कैरेनिक रिसेप्टर हुए M1, M2, M3, M4, M5, ठीक है, तो ये हमारे इन्हीं पर मेनली सेलेक्टिव का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर में काम करे, ठीक है ना। तो एगोनिस्ट क्या करता है? एक्शन को बढ़ाता है। एंटागोनिस्ट क्या करता है? एक्शन को इनहिबिट कर देता है। तो सेलेक्टिव एगोनिस्ट क्या है मस्कैरेनिक रिसेप्टर का? मस्कैरिन। और सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट क्या है मस्कैरेनिक रिसेप्टर का? एट्रोपिन है, ठीक है ना आपको। फिर इसके बाद निकोटिनिक रिसेप्टर में जो हमारा सेलेक्टिव एगोनिस्ट है वो है निकोटिन, लेकिन जो हमारा सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है निकोटिनिक रिसेप्टर का वो है डी-ट्यूबोक्यूरिन एंड हेक्सामेथोनियम। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब दो तरीके के हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो हैं जिसकी हमने बात करी मस्कैरेनिक एंड निकोटिनिक, वो कैसे नेचर में होते हैं, ठीक है,
एक तो होता है जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिएक्शन, जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, सॉरी, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो पढ़ा था, ये उस नेचर का होता है मस्कैरेनिक। और जो हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर है वो लिगैंड गेटेड आयन चैनल, ठीक है, इस नेचर में ये होता है, LGIC शॉर्ट में लिख दिया है, ओके। निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं, जो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम NN बोलते हैं। और जो निकोटिनिक रिसेप्टर हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं वो NM होते हैं। मेनली हमारे जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो NN, एक NM। मीन्स NM मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होता है ये रिसेप्टर, और NN मतलब गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है हमारा ये रिसेप्टर, ठीक है। अब अगर इनकी सेलेक्टिव एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की बात करें तो इसकी सेलेक्टिव एगोनिस्ट जो है NN रिसेप्टर का वो है DMPP एंड निकोटिन, ठीक है। DMPP क्या है हमारा, डाइमेथिल फिनाइल पिपेराजिनियम, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, DMPP का फुल फॉर्म है डाई मिथाइल फिनाइल पिपेराजिनियम, ठीक है, ये हमारा DMPP का फुल फॉर्म है, देख लीजिए आप लोग। और सेलेक्टिव हमारा एगोनिस्ट इसमें DMPP हो गया और निकोटिन हो गया। सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट हमारा हेक्सामेथोनियम एंड ट्राइमेथाफेन। यहाँ पे एगोनिस्ट क्या हो गया, PTMA, ठीक है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के निकोटिनिक रिसेप्टर का सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, ओके। PTMA एंड निकोटिन। एंड हमारा एंटागोनिस्ट क्या होगा, ट्यूबोक्यूरेरिन, ठीक है। PTMA का फुल फॉर्म क्या है, फिनाइल ट्राइमेथिल ये चीज समझ गए आप लोग। इसके बाद अगर हम मस्कैरेनिक रिसेप्टर की बात करें तो मस्कैरेनिक रिसेप्टर हमारे टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। एक तो M1, M2, M3, M4 एंड M5। मेनली हम 3 ही रिसेप्टर की बात करते हैं, ठीक है। जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो है M1, M2 एंड M3, जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा डिटेल में जानेंगे। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि जो GPCR है, सॉरी, जो मस्कैरेनिक रिसेप्टर है वो GPCR नेचर का है, मींस जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में हमारे GS टाइप के प्रोटीन होते हैं, GI टाइप के, GQ होते हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे पता करेंगे, देखिए, जो हमारे ऑड नंबर के मींस M1, M3 एंड M5, ठीक है, ऑड नंबर वाले जो रिसेप्टर हैं, मस्कैरेनिक रिसेप्टर हैं, वो GQ प्रोटीन मीडिएटेड होंगे। वो क्या होंगे, GQ प्रोटीन मीडिएटेड होंगे। लेकिन जो इवन नंबर वाले मींस M2 एंड M4 वो क्या होंगे, GI प्रोटीन मीडिएटेड होंगे, ठीक है ना। तो M1, M3 हमारे क्या होंगे, GQ प्रोटीन मीडिएटेड, एंड इवन नंबर वाले M2, M4 हमारे GI प्रोटीन मीडिएटेड होंगे। और यही इसी मैकेनिज्म के द्वारा ये काम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म समझिए। M1 रिसेप्टर में हमारा क्या प्रेजेंट है, स्टमक या ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। अब M1 रिसेप्टर में क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक की कंडीशन है। आपको क्या लगता है यहाँ पे स्टमक में HCl बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर HCl बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी आराम से रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन है, डाइजेशन होगा, इस वजह से यहाँ पे HCl बढ़ेगा। मेनली जो हमारी ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म है, अगर हम किसी का एग्जांपल ले, जैसे M2 रिसेप्टर है, K चैनल की ओपनिंग होगी। देखिए, एक चीज हमने पहले भी बताई और आज भी बता रही हूँ, जहां भी आपको कैल्शियम बढ़ता हुआ दिखाई दे वहां कॉन्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। वहां पे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी बढ़ेगा। M2 रिसेप्टर हमारा हार्ट में प्रेजेंट है। M2 रिसेप्टर हमारा कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में। और यहाँ कौन सी कंडीशन रहेगी, देखिए, यहाँ पे K चैनल की ओपनिंग हो गई है, मतलब अगर K चैनल की ओपनिंग हो गई तो यहाँ पर कैल्शियम क्या होगा, घटेगा, ठीक है। कौन से हमारे पोटेशियम चैनल की ओपनिंग हो गई, मतलब हमारे पोटेशियम अंदर जाने लगे, कैल्शियम घटने लगा, ठीक है। और जैसे ही कैल्शियम घटेगा, कॉन्ट्रैक्शन की जगह क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। मींस यहाँ पर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन घटेगा, मतलब हार्ट रेट घटेगा।
और हार्ट रेट घटने को हम क्या बोलते हैं, ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। मींस अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम कैसे समझ रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक में हम ऑलरेडी जानते हैं कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन है, तो वहां पे हार्ट रेट हम जानते थे ना कि ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन है, हार्ट रेट वहां पे घट रहा है। तो हमारे हार्ट में क्या होगा, कैल्शियम चैनल की, उसमें कैल्शियम की मात्रा कम होने लगेगी तो कॉन्ट्रैक्शन घटेगा, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन घटेगा तो हमारा जो हार्ट रेट है वो भी घटेगा, और यहाँ पे हमें ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। थर्ड हमारा M3 रिसेप्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, IP3 ड्रैग पाथवे मींस साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ा, फिर से हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में अगर हम कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कौन सी कंडीशन आएगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और जो हमने पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक डिवीजन का डिफरेंस बताया है फंक्शंस में, उसमें आप देखिए जाकर के कि क्या पैरासिम्पैथेटिक में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है हमें। अगर देखने को मिल रहा है तो ये उसकी मैकेनिज्म है। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन देखने को मिलेगी। मीन्स हमारी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी। जीआईटी में हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, मींस जो हमारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो बढ़ेगा। ब्लैडर क्या होगा, इसमें कॉन्स्ट्रिक्ट होगा जिससे यूरिनेशन होगी। ठीक है, यूरिनेशन रेट बढ़ेगा। और इसी तरह हमारी जैसे ये ग्लैंड्स और आई है, आई में हमारा क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा और मियोसिस की कंडीशन हम देख सकते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया। तो ये है इसकी ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। अब इसका जो हमारा M1 रिसेप्टर है उसका सेलेक्टिव एगोनिस्ट क्या है, ऑक्सोट्रेमोरिन, और उसका सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है पिपेराजिपिन एंड टेलेजिपिन। ठीक है, ये क्या है, M1 रिसेप्टर के हमारे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हैं। ये M2 रिसेप्टर के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हैं। मींस हमारा मेथाकोलिन और मेथेट्रामाइन एंड ट्रिप्टोरामाइन हमारे क्या है, सेलेक्टिव एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट हैं। M3 रिसेप्टर का क्या है, एगोनिस्ट बेथनेकॉल, एंड हमारा जो एंटागोनिस्ट है M3 रिसेप्टर का वो है डेरिफेनासिन एंड सोलिफेनासिन। समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद हम बात करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स की। कोलिनर्जिक ड्रग्स मींस हमारी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। अगर हम इसको बात करें तो ऑल्सो नोन एज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनोमाइमेटिक्स, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स एंड पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट। मींस सभी नाम हमारे हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि एगोनिस्ट अगर हम बोले तो एगोनिस्ट हमारे क्या करते हैं, एक्शन को बढ़ाते हैं। मिमेटिक्स बोले तो मिमिक करते हैं वो एक्शन के। मींस अगर ACH रिलीज हो रहा है तो ACH की तरह ही सिमिलर एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन कौन सी हैं हमारी, देखिए। कोलिनर्जिक ड्रग्स हमारी दो तरीके की होती हैं, एक तो डायरेक्ट एक्ट करेंगी और दूसरी हमारी इनडायरेक्टली एक्ट करेंगी। ठीक है, डायरेक्टली एक्टिंग में हमारी दो तरीके की आ गई, एक तो कोलिनिस्टर्स, दूसरी हमारी एल्कोलॉइड्स। कोलिनिस्टर में हमारी मेथाकोलिन, बेथनेकॉल, एसिटिलकोलिन एंड कार्बाकॉल। ठीक है, ये सभी क्या करेंगी, ACH के एक्शन को ऑलरेडी क्या करेंगी, उनकी तरह सिमिलर एक्शन परफॉर्म करेंगी या फिर उसको बढ़ाएंगी। ओके, इसकी ट्रिक है MBA चाय। मींस M से मेथाकोलिन, B से बेथनेकॉल, A से एसिटाइलकोलिन एंड C, चाय का आप C ले लीजिए, C से कार्बाकॉल। इसके बाद एल्कोलॉइड्स में हमने ले लिया ट्रिक मैप। एल्कोलॉइड्स हमारे क्या है, मस्कैरिन, एरेकोलिन एंड पिलोकार्पिन। ठीक है, ये हमारी ड्रग्स हो गई डायरेक्टली एक्ट करती हैं जो। अब हमारी इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटीकोलिन स्टीरियज ले रहे थे हम। याद करिए कि जो हमारा एक्स्ट्रा ACS था वो कोलिन एस्टीरियज की प्रेजेंस में, कोलिन एस्टीरियज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा था, किस फॉर्म में टूट रहा था, हमारा हाइड्रोलाइज हो रहा था, कोलिन प्लस एसीटेट बना रहा था। हम चाहते हैं कि वो कोलिन एस्टीरियज हमारा इनिबिट हो जाए। ठीक है, इनिबिट हो जाए तो हमारा जो एसिटाइल कोलिन है वो हाइड्रोलाइज ही ना हो। ठीक है, वो हमारी बॉडी में रहे, उसी की तरह सिमिलर एक्शन परफॉर्म करे। तो उसके लिए हम क्या देंगे, एंटीकोलिन स्टीरियज देंगे। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग, मींस एंटीकोलिन स्टीरियज। अब ये दो तरीके की होती, एक तो रिवर्सिबल, दूसरी हमारी इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में ये टर्शरी एमाइन और ये हमारी क्वार्टरनरी एमाइन होती हैं। समझ में आया आपको, ये टर्शरी एमाइन है और वो हमारी क्या है, क्वार्टरनरी एमाइन है। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लीजिए। टर्शरी एमाइन में हमारा फाइसोस्टिगमिन, टैक्रिन, डोनेपिजिल, गैलेंटामाइन एंड रिवास्टिगमिन आ गया। ठीक है, इसमें हमारा ये इसका ट्रिक है ग्रेड DPG से गैलेंटामाइन, R से हमारा रिवास्टिगमिन, फिर इसके बाद T से टैक्रिन, D से हमारा डोनेपिजिल एंड P से फाइसोस्टिगमिन।
जो हमारी क्वाटर्नरी हमारी एमाइन है उसका एग्जाम्पल है नियोस्टिग्मिन। अगर ये ट्रिक देखे, पेन, पी से पायरोडोस्टिग्मिन, ई से हमारा इड्रोफोनियम एंड एन से हमारा नियोस्टिग्मिन। हमारी जो एंटी कोलिनिस्टीरियेज की ये तो टाइप हो गए रिवर्सिबल के, लेकिन हमारे जो इरिवर्सिबल है उसमें आएंगे हमारे कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट। इरिवर्सिबल में हमारे कार्बामेट्स के एग्जाम्पल अगर देखें तो ये ट्रिक है हमारी कैप, सी से कार्बरिल, ए से हमारा एल्डिकार एंड पी से प्रोपोक्सर। ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट में हमारा ये ट्रिक है मेलाथियोन, सेरीन, सोमन, डाइफ्लोस, पैराथियन, इकोथाइफोट एंड थायोफेट एंड टैबन। ठीक है। तो ये हमारे इरिवर्सिबल ड्रग हो गई हमारी। ठीक है। जो इरिवर्सिबल शॉर्टेस्ट एक्टिंग जो होती है वो हमारी एड्रोफोनियम होती है। ठीक है ना। शॉर्टेस्ट एक्टिंग जो है वो एड्रोफोनियम है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग हमारी इकोथायोफेट होती है। प्रॉपर्टी हमने टर्शरी एमाइन और जो हमारी क्वाटर्नरी एमाइन थी उसकी अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी में जो टर्शरी एमाइन होती है वो लिपिड सॉल्युबल होती है, क्रॉस ट्रिपल बी मींस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, एंड क्रॉस कॉर्निया, अगर वो कॉर्निया को क्रॉस करती है इसका मतलब वो आईज के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है। मेनली हमारी आईज में काम कर सकती है। ओके। क्वाटर्नरी एमाइन में हमारी वाटर सॉल्युबल होती है। ये कैसी होती है? वाटर सॉल्युबल होती है। जितने भी ऑर्गेनोफॉस्फेट है मींस इरिवर्सिबल ड्रग में जितने भी ऑर्गेनोफॉस्फेट है एक्सेप्ट किसके? इकोथायोफेट के, वो सभी हमारी लिपिड सॉल्युबल होती हैं एक्सेप्ट इकोथायोफेट। ये हमारी क्या होती है? वाटर सॉल्युबल होती है। ठीक है। ये हमारी वाटर सॉल्युबल होती है। अब हम बात करें एंटी कोलिनिस्टीरियेजेस, जिसकी ड्रग हमने पढ़ी थी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। एंटी कोलिनिस्टीरियेज ये क्या करते हैं? जो हमारा एसिटल कोलिन स्टीरियेज एंजाइम था उसको इनहिबिट करते हैं, जिससे कि हमारी जो ACH है उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, और ACH क्या करता है? कोलिनर्जिक इफेक्ट को बढ़ाता है। ठीक है। ये क्या करता है? कोलिनर्जिक इफेक्ट को बढ़ाता है। अब जो एंटी कोलिनिस्टीरियेज हैं वो कब कब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मीन्स हम कब नहीं दे सकते? अगर सिक साइनस सिंड्रोम है। अब सिक साइनस सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, साइनस क्या है? साइनो आर्ट्रियल नोड होता है हमारे जो हार्ट में ऐसे नोड होता है। ठीक है। जो हमारे हार्ट में ऐसे नोड होता है वो क्या होता है? नेचुरल पेस मेकर होता है हमारा। ठीक है। हार्ट का नेचुरल पेस मेकर होता है। और ये क्या करते हैं? सिक साइनस सिंड्रोम में मेनली ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो मेनली हार्ट के रिदमिक, जो हमारा रिदमिक पैटर्न है हार्ट का, उसको ये क्या करता है? इम्बैलेंस करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मेनली किसको अफेक्ट करता है? हार्ट के नेचुरल पेसमेकर को अफेक्ट करता है, जिससे हार्ट हमारा प्रॉपर काम नहीं कर पाता। ठीक है। वही होता है हमारा सिक साइनस सिंड्रोम। इस वजह से ये हमारी यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंटी कोलिनिस्टीरियेज हमारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वहां पे। हाइपोटेंसिव स्टेट में हम इसको नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी इसमें क्या होती है? ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलती है, तो हाइपोटेंसिव स्टेट में हम इसे नहीं देंगे। ओके। कॉशियसली यूज करते हैं हम पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे HCl का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। ऑलरेडी हमारे अगर बॉडी में पेप्टिक अल्सर है तो उस कंडीशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। इसके बाद हाइपरटेंशन में, क्योंकि इसमें क्या है कि नेचुरल पेसमेकर इफेक्ट हो रहा है और हार्ट अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो ज्यादातर कंडीशन में तो ये मेनली क्या होगा कि हार्ट रेट इसमें घटेगी। ठीक है। स्लो हार्ट रेट होगी, लेकिन क्या हो सकता है? बढ़ भी सकती है। तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में, अस्थमा या COPD की कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और अस्थमा और COPD में हमें कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं चाहिए ब्रोंकाई में, और सीजर पेशेंट को ये हार्मफुल हो सकता है। ठीक है ना। तो एंटी कोलिनिस्टीरियेज हम किसमें? इन कंडीशंस में देने से अवॉइड करेंगे। अब हम देखते हैं फाइसोस्टिग्मिन। कुछ ड्रग के बारे में अगर देख लें, फाइसोस्टिग्मिन के बारे में हम देखते हैं। ये क्या है? टर्शरी एमाइन है। एंटी कोलिनिस्टीरियेज है, उसमें जो रिवर्सिबल ड्रग में टर्शरी एमाइन थी उसकी ड्रग है। ठीक है। ये नेचुरल एल्कोलॉइड होती है, मीन्स हमें नेचर से मिलती है। फ्रॉम फाइसोस्टिग्मा वेनेनोसम से हमें ये देखने को मिलती है। ये मेनली हम इसको यूज कब करते हैं? ग्लाउकोमा की कंडीशन में हम फाइसोस्टिग्मिन का यूज करते हैं। अब देखिए, ग्लाउकोमा और जितनी भी, क्यों? क्योंकि टर्शरी एमाइन क्या करती है? कॉर्निया को क्रॉस करती है। ठीक है। तो आईज के लिए इसकी ड्रग तो बहुत अच्छी है। तो इट रिड्यूसेस इंट्राऑकुलर प्रेशर बाय प्रोड्यूसिंग मायोसिस। देखिए, एक चीज पता रखिए, अगर इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो बढ़ेगा तो ग्लाउकोमा की चांसेस बढ़ती हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है? फाइसोस्टिग्मिन हमारे इंट्राऑकुलर प्रेशर को रिड्यूस करता है, जिससे मायोसिस टिप कंडीशन हमें देखने को मिलती है। या फिर
फाइसोस्टिग्मिन हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है। किसमें? एट्रोपिन पॉइजनिंग में। मेनली जो एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाती है उस कंडीशन में हम फाइसोस्टिग्मिन को एज अ ड्रग ऑफ चॉइस देंगे यहाँ पे, ठीक है। बेथनेकॉल क्या है? ये हमारे मेनली किसमें? स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर हम कहें तो ये एक तरह से M3 एगोनिस्ट है। ये क्या करेगा? स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये हम कब दे सकते हैं? पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्टपार्टम, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन या न्यूरोजेनिक ब्लैडर प्रमोट यूरिनेशन। मींस ये हम जब भी यूरिनेशन को प्रमोट करना होगा, ठीक है। ऐसे पेशेंट जिनको यूरिन का दिक्कत है, ठीक है, जिनमें यूरिनरी रिटेंशन है, ऐसे पेशेंट जिनमें मान लीजिए ऑपरेशन हुआ हो, यूरिनरी रिटेंशन है, तो हम यूरिनेशन को प्रमोट करने के लिए बेथनेकॉल वहां पे दे सकते हैं। पिलोकार्पिन अब देखते हैं। लीव्स ऑफ पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस, ठीक है। यूज कहाँ पे है इसका? मेनली आई पे है। पिलोकार्पिन का मेनली यूज हमारे आई में है। इसको मायोटिक एजेंट के एज अ रूप में प्रेफर किया जाता है। ये टॉपिकल आई ड्रॉप आती है इसकी, ठीक है। कोई भी ओरल प्रिपरेशन अवेलेबल नहीं है इसकी। ड्रग ऑफ चॉइस किसमें है? ओपन एंगल ग्लाउकोमा की कंडीशन में पिलोकार्पिन हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है। इसको हम यूज करते हैं एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा की कंडीशन में भी, या फिर रिवर्स द इफेक्ट ऑफ माइड्रिएटिक्स आफ्टर रिफ्रैक्टिंग टेस्टिंग। जब रिफ्रैक्शन टेस्टिंग हो जाती है उसके बाद माइड्रिएटिक्स के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए, चेंज करने के लिए हम वहां पे पिलोकार्पिन देखते हैं। कोई भी ओरल प्रिपरेशन इसकी अवेलेबल नहीं होती है। अब हम ACH के क्या देख लेते हैं? इफेक्ट देख लेते हैं। ACH की मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो उसकी ट्रिक है डम्बेल्स, ठीक है। D से डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, एमेसिस, लैक्रिमेशन एंड सलाइवेशन। देखिए एक चीज याद रखिए, ये ACH का इफेक्ट मतलब जितनी भी पैरासिम्पैथेटिक के हमने डिफरेंस बताया आपको, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के मेनली आप डिफरेंस याद कर लो। ACH की मैकेनिज्म में आपको पैरासिम्पैथेटिक की सारी कहानी लिखनी है, ठीक है ना। वहां पे क्या होता है? ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, लिख दो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ACH की मैकेनिज्म में आ जाएगा, या ACH का इफेक्ट है, ठीक है। सलाइवेशन क्या होता है? बढ़ता है। जितनी भी कंडीशन वहां देखने को मिलती है, यूरिनेशन, ब्रेडिकार्डिया, डायरिया, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसके बाद हम उसकी डिजीज और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।